नमस्कार। ठाकुर स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के बीच लेकर आ चुकी हूँ कुछ महत्वपूर्ण जीके प्रश्न जो कि अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मलाना घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मलाना वैली इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन में दिया गया है कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, मंडी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलाना वैली कुल्लू में स्थित है। जो मलाना वैली है ये कुल्लू घाटी के उत्तर और पूर्व में पार्वती घाटी की एक पार्श्विक घाटी है। यानी ये जो घाटी है ये कुल्लू घाटी के उत्तर पूर्व में पार्वती घाटी के बगल में स्थित है। यह मलाना नाला में एकमात्र गांव है और ये दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र भी कुल्लू जिले के मलाना गांव का है। जो मलाना है यहाँ पर ऋषि जमदग्नि, जिसे कि जामलू देवता के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर इनकी पूजा की जाती है। अब हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण घाटियों की। कुल्लू जिले की कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं, जैसे एक तो है कुल्लू घाटी, दूसरी है सेंज, तीर्थन घाटी, सिराज घाटी और पार्वती घाटी भी कुल्लू में स्थित है। अब हम बात करेंगे किन्नौर की कुछ महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में। सबसे पहले आती है रूपा घाटी। अगर आपसे पूछा जाता है कि रूपा घाटी कहाँ पर है, रूपा घाटी है किन्नौर में। नेक्स्ट आती है भाभा घाटी। भाभा घाटी भी किन्नौर में स्थित है। हांगरंग घाटी, हांगरंग घाटी, सतलज घाटी, सतलज घाटी भी किन्नौर में स्थित है। उसके बाद आती है रिब्बा घाटी, बसपा घाटी, जिसे कि संगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जो बसपा घाटी है इसे सांगला घाटी के नाम से भी जाना जाता है। एक यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि टिडोंग घाटी कहाँ पर स्थित है? टिडोंग घाटी किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट आती है मुलगन घाटी। मुलगन घाटी भी किन्नौर में स्थित है। अब हम बात करेंगे लाहौल स्पीति के कुछ महत्वपूर्ण घाटियों के बारे में। यहाँ पर है लाहौल घाटी। कौन कौन सी घाटियां हैं? लाहौल घाटी, भागा घाटी, मुलंग घाटी। कौन सी? मुलंग घाटी, चंद्रा भागा घाटी और चंद्रा घाटी। चंद्रा घाटी कहाँ पर है? चंद्रा घाटी भी लाहौल स्पीति में स्थित है और चंद्रा भागा घाटी भी लाहौल स्पीति में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट घाटी है पट्टन घाटी। जो पट्टन घाटी है ये कहाँ पर है? ये पट्टन घाटी भी लाहौल स्पीति में स्थित है। अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है मंडी। मंडी की कुछ महत्वपूर्ण घाटियां हैं, जैसे चौंतरा घाटी। कौन सी घाटियां है? चौंतरा घाटी, चौहारा घाटी। चौहारा घाटी कहाँ पर है? ये है मंडी में। नेक्स्ट है बल्ह घाटी। बल्ह घाटी, इमला और बिमला घाटी। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इमला बिमला क्या है? इमला बिमला मंडी में प्रसिद्ध घाटियों के नाम है। अगला प्रश्न, रावी रिवर ओरिजिनेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? रावी नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले से निकलती है? यहाँ पर दिया गया है चंबा, मंडी, कांगड़ा और लाहौल स्पीति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रावी घाटी कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल से निकलती है। रावी नदी का उद्गम ग्लेशियर द्वारा उत्पन्न एक संयुक्त धारा के रूप में हुआ है, जो कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल से शुरू होने वाली बादल और तंतगिरी को पोषित करती है। जो रावी नदी है ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है। रावी नदी का जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? 158 किलोमीटर है। नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की
मुल्तान तहसील में हिमालय से निकलती है और ये उत्तर एवं पश्चिमी मार्ग का अनुसरण करती है। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल से होता है और ये पंजाब राज्य में प्रवेश करने से पहले हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। रावी की सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं? रावी की सहायक नदियां हैं बूढ़िल। कौन-कौन सी सहायक नदियां हैं इसकी? एक है बूढ़िल, सियूल, बलजेड़ी, छतराड़ी और बैरा इसकी सहायक नदियां हैं। रावी नदी के किनारे कौन-कौन से शहर स्थित हैं? रावी नदी के किनारे भरमौर, माधोपुर और चंबा शहर स्थित हैं। इसके बाद यह नदी पाकिस्तान पंजाब में प्रवेश करने से पहले पाकिस्तान सीमा के साथ-साथ 80 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है और ये लाहौर से होकर बहती हुई कमलिया के निकट पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और लगभग 725 किलोमीटर के बाद अहमदपुर सियाल के दक्षिण में चिनाब नदी में मिल जाती है। रावी नदी अंत में किस नदी में मिलती है? रावी नदी अंत में चिनाब नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलती है ये मिलती है चिनाब नदी में। बात करेंगे चिनाब नदी की। जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। जो चिनाब नदी है इसका उद्गम लाहौल में तांडी में दो जल धाराओं चंद्रा और भागा के संगम से होता है। चिनाब नदी का उद्गम किन दो धाराओं के संगम से होता है? चंद्रा और भागा के संगम से चिनाब नदी का उद्गम होता है। चिनाब नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? लाहौल स्पीति में। चिनाब नदी है ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले 122 किलोमीटर चलती है और हिमाचल प्रदेश में 7500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करती है। अब हम बात करेंगे सतलुज नदी की। जो सतलुज नदी है इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास चीन तिब्बत से होता है और यह नदी हिमालय और जास्कर पर्वतमाला से होकर बहती है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी हिमालय और जास्कर पर्वतमाला से होकर बहती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी और ये भारत तिब्बत सीमा शिवकिला के पास से गुजरती है। सतलुज नदी का जल संग्रहण क्षेत्र कितना है? इसका जल संग्रहण क्षेत्र है 20,000 वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे ब्यास नदी की। जो ब्यास नदी है ये एक सिंधु की सहायक नदी है। ब्यास नदी पीर पंजाल रेंज के दक्षिणी छोर पर रोहतांग दर्रे के पास से शुरू होती है और ये हिमाचल प्रदेश में लगभग 256 किलोमीटर बहती है। ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? ब्यास नदी की कुल लंबाई है 460 किलोमीटर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील नहीं है? यहाँ पर दिया गया है चमेरा, पंडोह, रिवाल्सर और रेणुका। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा चमेरा और पंडोह। ये दोनों ही प्राकृतिक झीलें नहीं हैं, ये दोनों कृत्रिम झीलें हैं। अब हम बात करेंगे कृत्रिम झील की। सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। जो गोविंद सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ पर है? गोविंद सागर झील बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर बनी है। गोविंद सागर झील की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 168 वर्ग किलोमीटर। 168 वर्ग किलोमीटर गोविंद सागर झील का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट कृत्रिम झील आती है पौंग झील। जो पौंग झील है ये कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? कांगड़ा जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पौंग झील किस नदी पर बनी है? पौंग झील ब्यास नदी पर बनी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 42 किलोमीटर और जो पौंग बांध है ये भी कांगड़ा में इसी झील पर बना है। पौंग बांध कब बना? पौंग बांध 1960 में बना था और जो पौंग झील है इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कृत्रिम झील आती है पंडोह। जो पंडोह है ये भी एक कृत्रिम झील है और ये कहाँ पर स्थित है? पंडोह है मंडी में
और कौन सी नदी पर बनी है? ये ब्यास नदी पर बनी है। सबसे छोटी कृत्रिम झील कौन सी है? सबसे छोटी कृत्रिम झील है पंडोहो। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 14 किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है चमेरा। जो चमेरा झील है ये भी कृत्रिम झील है। चमेरा झील किस नदी पर बनी है? चमेरा झील रावी नदी पर बनी है। यहाँ पर दिया गया है रिवालसर। कहाँ पर है? रिवालसर झील मंडी में स्थित है। रिवालसर झील को बौद्ध लोग क्या नाम देते हैं? बौद्ध लोग इसे पद्माचन के नाम से पुकारते हैं। और बौद्ध भिक्षु पद्मसंभव के जन्मदिन पर यहाँ छेशु मेला लगता है। रिवालसर झील के पास कौन सा मेला लगता है? यहाँ पर लगता है छेशु मेला। और ये झील हिंदू, सिख एवं बौद्ध तीनों धर्मों के लोगों का एक तीर्थ स्थल है और इसे तैरते हुए टापुओं की झील भी कहा जाता है। यहाँ पर दिया गया है रेणुका। जो रेणुका झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसकी लंबाई कितनी है? रेणुका झील की लंबाई 2.5 किलोमीटर है। जो रेणुका झील है इसकी आकृति एक सोई हुई स्त्री जैसी है। रेणुका भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार की माता है। रेणुका को अपने पुत्र परशुराम के हाथों बलिदान होना पड़ा था, जिससे अपने पिता जमदग्नि की आज्ञा का पालन करते हुए ऐसा किया था। जमदग्नि जामरू देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, When was the first international effort to establish peace in the world? विश्व में शांति स्थापना के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय प्रयास कब किया गया था? यहाँ पर दिया गया है 1914, 1918, 1916 और 1920। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1918 में विश्व में शांति स्थापना के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय प्रयास किया गया था। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 में। और पहला विश्व युद्ध शुरू होने के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। 1918 में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अपने 14 सूत्र भाषण में शांति के लिए 14 बिंदुओं की घोषणा की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व में शांति स्थापित करने के लिए 14 सूत्र किसने दिए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। इस घोषणा में विल्सन ने एक ऐसे शांति समझौते का आह्वान किया जो खुला, निष्पक्ष और सभी के लिए न्याय संगत हो। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन में विश्व युद्ध को समाप्त करने और भविष्य में शांति स्थापित करने के लिए संधियां और समझौते किए गए थे। यहाँ पर दिया गया 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन था और जिसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। अगला प्रश्न, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फ्रॉम अ स्टेट? राज्य बनने के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? यहाँ पर दिया गया है 4, 5, 3, 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। राज्य बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। 4 तत्व कौन कौन से हैं? 4 तत्व हैं। सबसे पहला है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, दूसरा है निश्चित भूभाग यानी डेफिनेट टेरिटरी, तीसरा है सरकार यानी गवर्नमेंट और चौथा है संप्रभुता यानी सोवर्निटी। जनसंख्या राज्य के निर्माण के लिए लोगों का एक समुदाय होना आवश्यक है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, इसलिए पॉपुलेशन का होना जरूरी है। नेक्स्ट है निश्चित भूभाग यानी डेफिनेट टेरिटरी। राज्य को एक विशिष्ट भूभाग पर स्थापित होना चाहिए जहां वो स्थायी रूप से निवास करता है। तीसरा है सरकार। राज्य को एक राजनीतिक संगठन या सरकार की आवश्यकता होती है जो जनता की इच्छा को कार्य रूप में परिणित कर सके। चौथा है संप्रभुता यानी सोवर्निटी। राज्य को आंतरिक संप्रभुता मतलब स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति और बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाता है कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं? राज्य भी 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिटीजनशिप आर देयर? नागरिकता कितने प्रकार की होती है? 1, 2,
3 या इनमें से कोई नहीं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकता 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार कौन-कौन से हैं? सबसे पहले है एकल नागरिकता और दूसरा है दोहरी नागरिकता। भारत में कौन-सी नागरिकता है? भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है और यह भारत में ही लागू होती है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को केवल एक ही देश की नागरिकता प्राप्त होती है, जो कि भारतीय नागरिकता है। किसी भी भारतीय नागरिक को राज्य स्तर पर अलग से कोई भी नागरिकता नहीं दी जाती है। दोहरी नागरिकता क्या होती है? दोहरी नागरिकता होती है जहां पर किसी व्यक्ति को एक से अधिक देश की नागरिकता प्राप्त होती है। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 प्रकार से। भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार कौन-कौन से हैं? नंबर 1 जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश से नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण से नागरिकता, चौथा है प्राकृतिकरण और पांचवा है क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन से आर्टिकल नागरिकता से संबंधित है? आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, व्हेन डिड द गोधरा इंसिडेंट हैपन? गोधरा कांड कब हुआ था? यहाँ पर दिया गया 1990, 1999, 2005, 2002। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2002 में गोधरा कांड हुआ था। गोधरा कांड 27 फरवरी 2002 में हुआ था। गुजरात राज्य में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।